गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। यह 2021 का साल आपको लिए आप सबों के लिए अच्छा हो, सबको मुबारक हो। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी में यानी बाल विकास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि। यहाँ से श्योर प्रश्न आपको 2 प्रश्न रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप टेट का तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन श्योर तैयार मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बुद्धि से यानी इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन दिया है अमूर्त विचारों की योग्यता, दूसरा है ज्ञानार्जन की योग्यता और तीसरा ऑप्शन दिया है कार्य करने की योग्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बुद्धि हमारा अमूर्त विचारों की भी योग्यता है, ज्ञानार्जन की भी योग्यता है और कार्य करने की भी योग्यता को बुद्धि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन ऑल होगा, यानी उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी जो इंटेलिजेंस है यानी बुद्धि है उसका सबसे ज़्यादा विकास होता है किस अवस्था में। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो बुद्धि का विकास यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें सबसे ज़्यादा होता है किशोरावस्था में, सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है। यानी यही अवस्था किशोरावस्था है जो अपने करियर भी यहीं पर वो डिसाइड कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। यह परिभाषा किसने दी है। यानी बुद्धि जो है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, वर्मिघम ने या फिर टर्मन ने। तो यह परिभाषा टर्मन ने दी है। यानी टर्मन का कहना था कि बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि जो है पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। यह भी कथन कहा गया है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन दिया है अस्टर्न का, बीने का या फिर माल्टन का या फिर टर्मन का। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा माल्टन का। यानी इनका कहना था कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है ना। अभी हम लोग सारे परिभाषा में चल रहे हैं और बहुत सारे विद्वानों ने बुद्धि के बारे में अपना अपना मत दिए हैं। यहाँ से इस तरह के प्रश्न में ही कौन सा विद्वान किस कथन को कहा है ये थोड़ा सा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है, यह कथन कहा गया है किसके द्वारा। ऑप्शन देखिए, टर्मन का यह कथन है या गाल्टन का है या फिर बिनेट का है या बिने का है या फिर अस्टर्न का है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बिने। यानी बिने महोदय ने कहा था बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता माना जाता है। यानी बुद्धि में जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, उसका जन्मदाता किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिए थॉर्नडाइक को, साइमन को, बीने को या फिर स्पीयरमैन को। तो याद रखेंगे यहाँ पर इसका आंसर होगा बीने। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। यानी बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता बीने को माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी बुद्धि जो हम लोग देखते हैं कि टेस्ट करते हैं, यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किस देश में हुआ। पहला ऑप्शन दिया है ब्रिटेन में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा जर्मनी में और चौथा भारत में। तो याद रखेंगे बुद्धि जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बहु तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक हैं, यानी मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस है ना, यानी थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टर जो है बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है। बीने, अस्टर्न, बीने, टर्मन, अस्टर्न या फिर थ्रस्टन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा थ्रस्टन। यानी थ्रस्टन जो थे मल्टी फैक्टर थ्योरी दिए थे इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट चलते हैं। 9वां प्रश्न में देखते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। यानी कौन सा विद्वान है जो सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। पहला ऑप्शन दिया है बर्ट ने, वर्नॉन ने, जैक्सन ने या फिर कोगन ने। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बर्ट ने। यानी बर्ट जो था कहता है उसको सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। अगला प्रश्न चलते हैं।
व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यानी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यह कथन है किसका है? यानी पहला देखिए स्पर्जहिम का, बर्ट का, गॉल का या फिर लेवेटर का। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लेवेटर। यानी लेवेटर का मानना था कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का, उसके हाव भाव को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11वां प्रश्न। बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है। यानी बुद्धि जो है व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है। यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? पहला है वेस्लर, फ्रीमैन, स्पीयरमैन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा वेस्लर। यानी वेस्लर जो था उनका मानना था कि बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 12 में। बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों द्वारा किया जाता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की गई है। यानी बुद्धि हम उसको कहेंगे जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों के आधार पर किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन पहला देखिए टर्नर ने, फ्रीमैन ने, वर्नॉन ने या इनमें से कोई नहीं। तो यह परिभाषा जो दिया है फ्रीमैन, यानी फ्रीमैन का कहना था कि बुद्धि वह है जिसको हम लोग माप सकें, टेस्ट कर सकें, परीक्षण कर सकें। नेक्स्ट 13 प्रश्न में कहता है कि निम्न में से कौन मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? याद रखेंगे नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा है जो मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? पहला इंजीनियर, दूसरा मैकेनिक और तीसरा कारीगर और चौथा है दार्शनिक। तो यहाँ पर जो होगा दार्शनिक इसका आंसर होगा। यानी दार्शनिक जो है मूर्त बुद्धि का उदाहरण नहीं है। यानी दार्शनिक क्या है? अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 14। बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? यानी बुद्धि के क्रमिक विकास के जनक कौन है? पहला है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक, तीसरा है बर्ट एवं वर्नॉन और चौथा ऑप्शन है स्पीयरमैन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वर्ट एवं वर्नॉन। यानी वर्ट और वर्नॉन जो थे बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जनक है। 15वां प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? ठीक है, फिर से देखिए कि निम्न में से कौन सो है। यहाँ पर पूछा गया है अमूर्त, पहले पूछा गया था कि मूर्त बुद्धि, तो यहाँ अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए चित्रकार, साहित्यकार, कवि और व्यवसायी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा व्यवसायी। यानी व्यवसायी जो है अमूर्त बुद्धि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं 16 में। सृजनात्मकता का बुद्धि से निम्न में से क्या संबंध है? यानी क्रिएटिविटी जो होती है उसका इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन है? ठीक है, पहला है भेद का है, डिफरेंस का, या पूरकता का, या तादात्म्य का, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा भेद। यानी सृजनात्मकता का बुद्धि से भेद संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 में। कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? ठीक है, अब यदि आप प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कैली ने बुद्धि को कितने खंड में यानी कितने भाग में विभाजित किया है। पहला ऑप्शन दिया है 5 खंडों में, दूसरा है 9 खंडों में, तीसरा 4 खंडों में और चौथा ऑप्शन दिया है 10 खंडों में। तो इसका आंसर होगा 9 खंडों में विभाजित किया है कैली ने। ठीक है, अगला 18वां प्रश्न कहता है कि बुद्धि के कल्चरल फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है? यानी बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के जन्मदाता या प्रदाता कौन है? पहला है रेवन, दूसरा है हेलम्स और तीसरा ऑप्शन है जेनसन और चौथा इनमें से सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रेवन। यानी बुद्धि के कल्चर फेयर के टेस्ट के जन्मदाता रेवन हैं। 19वां प्रश्न तक चलते हैं। नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। कौन सा बुद्धि के सहारे होता है? पहला ऑप्शन दिया है अमूर्त बुद्धि के सहारे, मूर्त बुद्धि के सहारे, गामक बुद्धि के सहारे या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहे हैं, इसका आंसर होगा अमूर्त बुद्धि। यानी नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना जो होता है ये सब अमूर्त बुद्धि के सहारे होता है। नेक्स्ट 20 प्रश्न में 20वां प्रश्न कहता है कि बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है।
ठीक है। बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। यह कथन जो कही गई है किसके द्वारा? पहला है स्टर्न का ये कथन है, बीने का, बर्ट का या फिर मैकडूगल का। तो याद रखेंगे यहाँ पर इसका आंसर बर्ट होगा, बर्ट। अगला प्रश्न चलते हैं। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? यानी बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय जो होता है किस मनोविज्ञान को दिया जाना चाहिए? ठीक है, पहला है सिगमेड्री को, मैकडूगल को, कोहलर को या स्टर्न को। तो याद रखेंगे यहाँ पर इसका आंसर होगा स्टर्न को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय किसने दिया? यानी बुद्धि लब्धि IQ है, इसका प्रत्यय यानी किसने दिया? टर्मन ने दिया, जड़ ने दिया, केटिल ने दिया या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टर्मन ने दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 23 हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, रिक्त स्थान दिया है, खाली स्थान दिया है, पर बल देता है। यानी खाली स्थान पर कौन सा होगा जो जिस पर वो बल देगा? तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर या फिर विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता पर, या चौथा ऑप्शन दिया है प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। तो यहाँ इसका आंसर होगा चौथा, यानी प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। यानी हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। क्वेश्चन 24 एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? यानी एक डांसर होती है, नर्तक होती है, उस पर कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? संगीत बुद्धि की, व्यक्तिगत बुद्धि की, शारीरिक गतिक बुद्धि की या फिर तरल ठोस बुद्धि की? तो स्पष्ट है शारीरिक गतिक, यानी जो होता है बॉडी का एक्टिंग करता है तभी वो नाच कर सकती है, डांस कर सकती है। तो शारीरिक गति बुद्धि इसमें होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में चलते हैं। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? ऑप्शन देखिए, पहला कैटिल ने दिया, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने या फिर स्पीयरमैन ने। तो यहाँ इसका आंसर होगा कैटिल, यानी कैटिल ने बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया है। क्वेश्चन 26 जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है, ठीक है, वह है क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पीयरमैन का जी कारक यानी सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितत्व सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी, ठीक है, बुद्धि का सोवेंट सिद्धांत और थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितत्व सिद्धांत इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27 में कहता है कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया, यानी वातावरण से एडजस्ट करना सीख लिया या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। यह किस प्रकार की बुद्धि है? यह परिभाषा दिया गया है, यानी किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक ने, दूसरा रायबर्न ने, तीसरा कॉल्विन ने और चौथा थॉमसन ने। तो यहाँ इसका आंसर होगा कॉल्विन, यानी कॉल्विन का कहना था कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो वह उसमें बुद्धि है, तभी वह एडजस्ट कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। देखिए IQ से क्वेश्चन है, कहता है 28 में कहता है कि 16 वर्षीय बच्चा यानी कोई बालक है जिसका आयु जो है 16 वर्ष है, बुद्धि लब्धि परीक्षण से पता चला कि उसमें 75 आता है, यानी उसका बुद्धि लब्धि IQ कितना है? 75 अंक है, ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है? चलिए यहाँ फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग को पता है कि IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, मेंटल एज बटा रियल एज या कॉर्निकल एज, ठीक है, इनटू 100। तो हमको यहाँ पर दिया है, देखिए 3 चीज़ है मेरे पास। क्या क्या चीज़ है? पहले है रियल एज, मेंटल एज और फिर IQ। तो 3 चीज़ में हमको 2 चीज़ पता है, यानी रियल एज इसका दिया हुआ है 16 ईयर, मेंटल एज को हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं मानसिक आयु इसका X है और IQ इसका 75 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो IQ इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 75 इक्वल टू हो जाएगा
x/16 कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा कितना आता है, x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आया, 12 आया, यानी उस बच्चा का जो है मानसिक आयु जो होता है उसका कितना है, 12 वर्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को फिर खाली स्थान दिया है और उसकी शैक्षणिक निष्पादन को फिर खाली जगह दिया है क्या है। तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन में, देखिए बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, घटाता है या फिर घटता है या फिर प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन में इसको देखिए कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को पहले घटाता है और उसके शैक्षणिक निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, चौथा आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 30। तार्किक गणितीय बुद्धि है, खाली स्थान दिया है, किससे संबंधित है, तार्किक गणितीय बुद्धि कौन से सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, है ना, पदानुक्रम सिद्धांत, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है बहुतत्व सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा बहुबुद्धि सिद्धांत इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 31 में। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यानी अलग अलग कार्यों का वह उपयोग करती है, तो वह खाली स्थान दिया है से प्रभावित है, यानी कौन से सिद्धांत से वह प्रभावित है। तो ऑप्शन पहला दिया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, दूसरा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, तीसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, चौथा ऑप्शन दिया है बायोंटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो यहाँ पर इसका होगा आंसर माने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, चूँकि वह विविधपूर्ण कार्यों यानी अलग अलग कार्यों का प्रस्तुत करती है, तो यह बहुतत्व सिद्धांत से प्रभावित है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अगला प्रश्न चलते हैं 32 में। बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान दिया है कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ इसका आंसर होगा प्राकृतिक, चूँकि यहाँ कह रहा है कि पशु, पक्षी, खनिज, पेड़ पौधे ये सारी प्रकृति है और प्रकृति में सारा चीज़ ये पहचानता है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक बुद्धि कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 33 में। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, सही बात है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभाशाली संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग मंदबुद्धि के होते हैं। ठीक है, यह कथन खाली स्थान दिया है कि प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, यानी कौन से सिद्धांत पर यह आधारित है। पहला है होगा बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि का वितरण, बुद्धि में वृद्धि और बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभाशाली होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो यह कथन जो है यहाँ पर बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि का वितरण यानी बुद्धि में से देखिए हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्टूडेंट लोग होते हैं, क्लास में भी आप देख रहे हैं कहीं पर एवरेज स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, यानी कोई भी क्लास में कुछ ही बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं और कुछ ही बच्चे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, और बीच बीच में जो होते हैं वो एवरेज औसत की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। ठीक है, ऑप्शन पहला हो गया बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क और अंक गणितीय जैसे मानसिक कार्यों को, बच्चों की शारीरिक क्षमता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दूसरा, यानी बच्चों के निर्णय
स्मृति, तर्क, गणितीय जैसे मानसिक कार्यों को इसका यहाँ पर इसका आंसर होगा सर्वाधिक उपयुक्त इसी को पाया है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक IQ क्या होगा? ठीक है, चलिए बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी बना चुके हैं कि यहाँ IQ पूछा हुआ है। ठीक है, मेंटल एज भी दिया हुआ है और रियल एज भी दिया हुआ है। तो IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज बाय रियल एज इंटू 100। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 12/10 हो जाएगा गुने 100, सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या हो गया 120 इसका आंसर होगा 120। ठीक है, ऑप्शन पहला ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जीन पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? यानी जीन पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? पहला है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, जन्मजात वृद्धि, परिवार की मांग, कार्य जीवन की मांग। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि पहला ऑप्शन होगा भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला दिया हुआ है बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। पहला ऑप्शन होगा, पहला है केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और तीसरा और इनमें ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सभी, यानी ऑल यहाँ पर होगा। यानी बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की भी योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, इसलिए यहाँ पर सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्धि व्यक्ति कि वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन किसका है? पहला है वेस्लर का, हैवर एवं अल्फ्रेड फ्राइड का, या फिर थ्रस्टन का या टर्मन का। तो यहाँ इसका आंसर होगा वेस्लर का ये कथन है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न देखिए, कहता है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि जी, विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? फिर से क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन दिया है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत और वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो क्लियर है यहाँ पर स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत होगा। यानी स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए थे, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, तो यही पर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित और बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बुद्धि के संबंध में, है ना, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो यहाँ होगा कालानुक्रमिक आयु, यानी जिसको हम लोग क्रोनिकल एज, आयु से व्युत्क्रमणी संबंधी, यानी उसके क्या होता है व्युत्क्रमी संबंधित होता है, यानी क्रोनिकल आयु से उसका जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर इसका तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द रिक्त स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत, दूसरा है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, तीसरा है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत और चौथा ऑप्शन दिया है एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत।
नेक्स्ट प्रश्न चलती है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है। यानी जो शारीरिक गति, ऐसे बालक जो खास करके नाच गान में, ये नाचने में डांसर होते हैं, ये होते हैं शारीरिक गति वाले, शारीरिक गतिक बुद्धि वाले बच्चे। ठीक है, तो उनकी अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला है वाचक, दूसरा राजनेता, तीसरा है शल्य चिकित्सक और चौथा हो गया कवि। तो यहाँ इसका आंसर होगा शल्य चिकित्सक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी 10 से 11 साल पाठशाला जीवन होता है, यानी ये क्या अंश होता है, ये बाल्यावस्था का आयु होता है, में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फिर से देखिए कि पिछड़ा बालक हुआ है जो अपने पाठशाली जीवन यानी विद्यालयी जीवन के मध्य 10-11 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन किसका है। सिरिल बर्ट का, टर्मन का, टेलर का या मारंटिस का। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टर्मन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी अपने आप को ये सेल्फ कंट्रोल में रखता है। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या व्यक्तिक बुद्धि। तो यहाँ इसका आंसर होगा भाषाई बुद्धि। अगला प्रश्न चलते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला कौन सा व्यवहार है। पहला ऑप्शन है दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना, दूसरा है दूसरे के मूड को भांप लेना, मिलते जुलते संवेगों जैसे उदासी एवं पछताओं में भेद कर पाना, चौथा ऑप्शन दिया है दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो प्रश्न कहता है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार यहाँ पर होगा दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना, यही इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है यानी गलत है। ऑप्शन पहला, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने यानी सामंजस्य या अनुकूल स्थापित करने में सहायक होता है, ये भी सही है। ठीक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है बुद्धि, ये भी सही है। यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, जो गलत है। ऑप्शन चौथा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। गिलफोर्ड का क्या है, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ क्लियर है ना। गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी था, तो यहाँ पर इसका 3 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण का कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण के कार्य के लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। पहला है गाल्टन ने, दूसरा है बुंट ने, तीसरा है कैटल ने और चौथा है एबिंगहाउस ने। तो यहाँ इसका आंसर होगा बुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की क्या सीमा है। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठता बहुत कम है, इसमें एक ही बालक का परीक्षण हो सकता है, इसमें समय व धन अधिक व्यय होता है और अगला लास्ट है इसमें परीक्षक का प्रयोज्य से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। तो यहाँ यही इसका आंसर होगा, यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण की सीमा जो है वह इसमें परीक्षक का प्रयोज्य एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यता के समूह में बताया है? यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया है? पहला स्पीयरमैन नहीं, थर्स्टन इसका आंसर होना चाहिए, थॉर्नडाइक भी नहीं होगा और टर्मन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर थर्स्टन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सन 1910 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1910 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की? पहला है कॉर्टिस ने, दूसरा है शॉर्टिस ने, और तीसरा है कैटल ने, और चौथा है बीने ने। तो यहाँ इसका आंसर होगा शॉर्टिस, यानी दूसरा आंसर होगा। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। यह विचार किसका है? पहला है लॉवेल एवं मार्केल का, दूसरा है स्पाइकर एवं इरविन का, और तीसरा ऑप्शन है फिशर एवं यम्मा का, और चौथा टर्मन का। तो इसका आंसर होगा यहाँ स्पाइकर एवं इरविन का, यानी बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा स्पाइकर एवं इरविन। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक निहित होते हैं, यह कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट आसान सा प्रश्न है। स्पीयरमैन डायरेक्ट देखिए इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी ने स्पीयरमैन ने ही बुद्धि में सामान्य और स्पेशल फैक्टर बताया था, 2 कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में बनाया गया था, इसे किसने बनाया था? ठीक है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? पहला ऑप्शन है टर्मन एवं बीने के द्वारा, वेस्लर एवं अर्थर के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है साइमन एवं वेस्लर के द्वारा। तो यहाँ इसका आंसर चौथा होगा बीने एवं साइमन के द्वारा। नेक्स्ट, बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। सही बात है, यानी वातावरण का प्रभाव वंशानुक्रम से अधिक पड़ता है। ऑप्शन देखिए, यह सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है, काल्पनिक है। एकदम सत्य 100% श्योर है, इसलिए इसका आंसर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा है? यानी बुद्धि को स्थूल, अमूर्त एवं सामाजिक नामक 3 प्रकार में किसने बांटा है? पहला टर्मन ने, दूसरा अस्टर्न ने, और तीसरा थॉर्नडाइक ने, और चौथा स्पीयरमैन ने। तो एकदम क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बालक प्रसंगबोध परीक्षण है ना 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है, यानी उस कार्ड में जो बनाया गया था टेस्ट में, उसमें प्रतिस्थापित किया गया है। क्या किया गया है? पहला सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, दूसरा लोगों के स्थान पर जानवरों को, तीसरा है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, और चौथा है वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पुरुषों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, यानी एक बालक है जिसका IQ क्या है 105 है, जो उसे वर्गीकृत किया जाएगा उसमें, यानी उसको कौन सा समूह में रखा जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक, या फिर सामान्य बुद्धि, या फिर मंद बुद्धि? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि के अंतर्गत उसको रखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, यानी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी बुद्धि के तत्व बताए गए हैं। पहला भाषा, जो बुद्धि का तत्व है, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, या फिर बाह्य व्यक्तिक कौशल। तो यहाँ सृजनात्मकता को नहीं बताया गया, यानी इसका आंसर सृजनात्मकता होगा ना। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न से एक को छोड़कर, ठीक है, यानी सृजनात्मकता आंसर होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खाली स्थान दिया हुआ है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खाली स्थान रूप से शैक्षिक निष्पादन में संबंधित होता है। क्या होता है? कम से कम, पूर्ण, उच्च या मध्य? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उच्च। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए
आपके पास 1 घंटा का समय है, आप 1 घंटा में 60 प्रश्न का उत्तर दें। आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ, यह बुद्धि परीक्षण क्या कहलाएगा। ठीक है, पहला है शक्ति बुद्धि परीक्षण, दूसरा है गति बुद्धि परीक्षण और तीसरा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका होगा गति, यानी स्पीड में, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में 60 क्वेश्चन को बनाना है, यानी स्पीड होगा, यानी गति बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न कहता है एक बालक यंत्रों व मशीनों में रुचि रखता है। चलिए मैकेनिक कहलाएगा वो। ठीक है, यंत्र और मशीन में रुचि रखता है, अपनी खिलौना कार को खोलकर देखता है ना, उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान है, यानी वैसे बालक में कौन प्रकार का बुद्धि विद्यमान है, यानी मूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मूर्त बुद्धि, है ना, मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न कहते हैं वर्तमान समय में बुद्धि को मापन क्यों आवश्यक है, यानी अभी के समय में बुद्धि को मापना जरूरी क्यों है ना, वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है। ठीक है, पिछड़े बालकों के चुनाव हेतु, भावी सफलता के ज्ञान हेतु, बालकों के वर्गीकरण हेतु, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ इसका सबसे बेहतर ऑप्शन होगा भावी सफलता के ज्ञान हेतु, उसकी बुद्धि का मापन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहाँ प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में हो, यानी जहाँ प्रश्न का जो स्वरूप होगा उस शब्द में हो, वह बुद्धि परीक्षण इस प्रकार का होगा। क्या होगा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, गतिक बुद्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, यानी प्रश्नों का स्वरूप शब्द में होगा तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 60 प्रश्न यानी 60 प्रश्न लेके आएंगे, यानी आप दोनों वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको यहाँ से पक्का 2-3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके बाय।